नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आज चर्चा करेंगे पर्यटन विधि के बारे में कि पर्यटन विधि के यहाँ पे हम बात करेंगे पर्यटन विधि के लाभ क्या होते हैं, पर्यटन विधि के शिक्षण सिद्धांत में दोष क्या होते हैं, पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है और इससे संबंधित और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पर्यटन विधि। पर्यटन विधि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के लिए सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी अगर हमें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देना है तो हम पर्यटन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पर्यटन विधि का प्रयोग केवल हम इतिहास बताने, इतिहास विषय समझाने, भूगोल विषय समझाने आदि में हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस विधि में छात्रों को कक्षा की चार दीवारी में नियंत्रित शिक्षा न देकर स्थान स्थान पर घुमाकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि पर्यटन द्वारा बच्चों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी पर्यटन से मिलता क्या है, बच्चे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं पर्यटन विधि द्वारा। ठीक है, अब बात आती है पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है। तो पेस्टोलॉजी को पर्यटन विधि का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। यद्यपि दार्शनिक रूसों ने भी पर्यटन को बालकों की शिक्षा का प्रमुख साधन माना है, लेकिन फिर भी हम पेस्टोलॉजी को ही पर्यटन विधि का क्या कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। आगे हम समझें अगली विधि के बारे में कि पर्यटन विधि के लाभ क्या हैं। तो पर्यटन विधि के क्या क्या लाभ हैं, आइए हम ध्यान दें कि कक्षा तथा प्रयोगशाला में पढ़ी हुई बातों, तथ्यों, वस्तुओं और सिद्धांतों एवं नियमों का बाह्य जगत में आकर स्पष्टीकरण करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है किसमें, पर्यटन विधि में। ठीक है, यानी जो तथ्य हम पढ़ेंगे वो उसका स्पष्टीकरण का अवसर मिलता है, जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे उसका स्पष्टीकरण मिलेगा। ठीक है, क्यों सिद्धांत दिया गया है, क्या इसका रीजन था। दूसरे पॉइंट की ओर चलें तो दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि पर्यटन द्वारा विज्ञान शिक्षण को सरल, बोधगम्य तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर विज्ञान प्रशिक्षण से हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को हम सरल बना सकते हैं, बोधगम्य बना सकते हैं और आकर्षण बना सकते हैं, जिससे छात्र उसमें इन्वॉल्व रहें। आगे हम देखेंगे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि पर्यटन द्वारा छात्रों में निरीक्षण करने की योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। चौथा पॉइंट हम बात करें कि पर्यटन से छात्र परस्पर मिलकर कार्य करना सीखते हैं। पर्यटन से एक फ़ायदा और भी होता है कि वहाँ पे कई ग्रुप में लोग बच्चे जाते हैं, तो उसमें बच्चों में आपस में सहयोग भावना का विकास होता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि छात्र अपने ज्ञान को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित करना सीखते हैं। पर्यटन विधि से क्या होगा कि इस विधि में हम बैग लेके जाएंगे, चीज़ों को लेके जाएंगे, तो वहाँ से हमें क्रमबद्धता और सुव्यवस्थित का जो गुण होता है उसका विकास हम पर्यटन विधि से अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 6 पॉइंट की तरफ कि इस विधि में पर्यटन के साथ साथ मनोरंजन होने के कारण बालक मानसिक रूप से कभी नहीं थकते। आप देखते हैं कि बच्चों को क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो कभी कभी बच्चे ऊबने लगते हैं, तो उसका मेन कारण है कि बच्चों का पर्यटन के साथ साथ मनोरंजन भी होना जरूरी है, जिससे बालक मानसिक रूप से ना थकें। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यटन विधि के दोष क्या क्या हैं। तो पर्यटन विधि का पहला जो दोष है वो है प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन संभव नहीं होता है पर्यटन विधि द्वारा। ठीक है, इसकी सफलता के लिए शिक्षक तथा छात्रों में सहयोग होना जरूरी है। यानी पर्यटन विधि को अगर सफल बनाना है तो इसमें शिक्षक भी सब सहयोग करें और बालक बच्चे भी सहयोग करें, तभी पर्यटन विधि के दोष से पर्यटन विधि को हम अच्छे से सीख सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम पर्यटन जाएंगे तो हमें मोटर बाइक करना पड़ेगा।
बसें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? धन की। यानी पर्यटन करने के लिए हमें उचित मात्रा में धन की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की, कि प्रयोगशाला विधि क्या है। तो इस विधि में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार छात्र व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपकरण व्यवस्थित करते हैं और वैज्ञानिक घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। यानी प्रयोगशाला विधि में शिक्षक जो निर्देश देता है, बच्चे उसी अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब इस विधि में किस सिद्धांत का पालन होगा? यानी इस विधि में, यानी बालक जब प्रयोगशाला में रहेगा तो वह स्वयं करके सीखेगा। यानी स्वयं करके सीखने के सिद्धांत के गुण का विकास होगा। ठीक है, इसका अगर अर्थ देखें व्यापक अर्थ में, तो हम व्यापक क्या देखेंगे कि इसमें जो होगा, छात्र स्वयं प्रयोग करता है और निरीक्षण करता है और परिणाम निकालता है। इससे छात्र क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं। यानी जब छात्र स्वयं काम करेगा तो वह हमेशा सक्रिय रहेगा और उसे कभी भी ऊब नहीं लगेगी। ठीक है, अब बात आती है प्रयोगशाला विवेचन विधि की समीक्षा किस प्रकार की जाती है। तो इस विधि में प्रत्येक छात्र को उपकरण के संयोजन और उपयोग का अवसर मिल जाता है। यानी प्रयोगशाला विधि में प्रत्येक छात्र उपकरण का प्रयोग कर सकता है और उसका समायोजन कर सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान छात्र के अपने अनुभव का हिस्सा बन जाता है और अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। यानी प्रयोगशाला विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बहुत ही अस्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि इसमें बच्चे स्वयं अनुभव द्वारा सीखते हैं। इस विधि से पाठन के लिए एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन प्रकरणों के लिए जिनमें उपकरण महंगे हों, व्यक्तिगत प्रयोगशाला विधि व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रयोग में कभी भी महंगे उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि महंगे उपकरण किसी एक व्यक्ति के लिए व्यवहार नहीं है। ठीक है, आगे देखें। उन प्रकरणों के लिए, ठीक है, विज्ञान प्रदर्शन करने के लिए प्रयोगशाला में उन प्रकरणों के लिए जिनमें सुग्राही उपकरण की आवश्यकता होती है, इस विधि के प्रयोग करने से उपकरण नष्ट होने या अशुद्ध निष्कर्ष निकालने का खतरा बना रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? इस शिक्षक के लिए एक उपकरण पर स्वयं काम करने की अपेक्षा 10 उपकरणों पर अप्रशिक्षित छात्रों को निर्देशित करना क्या होता है? कठिन होता है। यानी अगर एक शिक्षक के लिए एक ही उपकरण पर स्वयं काम करता है, ठीक है, तो उसी के बारे में वो बच्चों को बता पाएगा। लेकिन एक साथ अगर 10 उपकरणों पर उसे निर्देश देना हो तो वह यह निर्देश नहीं दे पाता। यहाँ पे ये निर्देश कठिन होता है। आगे बात करें कि प्रयोगशाला विधि के लाभ क्या हैं, और उसके बाद बात करेंगे प्रयोगशाला विधि के दोष क्या हैं। तो लाभ के बारे में देखें तो प्रयोगशाला विधि से पहला जो विकास होगा, करके सीखने की आदत का विकास होगा। यानी करके सीखने के सिद्धांत का विकास होगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि छात्रों को अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग का अवसर मिलता है। इस प्रकार जो प्राप्त ज्ञान होगा अधिक अस्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि में करके सीखने के सिद्धांत का विकास होता है, साथ में यह ज्ञान अस्थायी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित कर सकते हैं। यानी जो हमें वैज्ञानिक विधियां समझानी हैं, इस विधि द्वारा हम छात्रों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? इस विधि द्वारा छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, तर्क आदि कुशलताओं का विकास किया जा सकता है। और जो विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, उन्हें हम प्रयोगशाला विधि में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें कि इस विधि में पांचवा पॉइंट क्या है कि इस विधि में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का क्या होता है? विकास किया जा सकता है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक अभिवृद्धि का जो विकास होता है किस में होता है? प्रयोगशाला विधि में होता है। आगे हम चलें, प्रयोगशाला विधि के दोष क्या हैं। तो प्रयोगशाला विधि का जो पहला दोष है कि छोटी कक्षाओं के छात्र कठिनाई महसूस करते हैं प्रयोगशाला विधि में।
ठीक है। दूसरा, इस विधि द्वारा केवल उच्च स्तर का शिक्षण ही संभव है, यानी निम्न स्तर में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अध्यापक के सक्रिय न होने पर प्रयोगशाला विधि सफल नहीं हो पाती है। अब इसमें अध्यापक सक्रिय नहीं रहता, क्यों? क्योंकि यह छात्र केंद्रित शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? यह विधि अत्यधिक क्या होती है? खर्चीली होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रयोगशाला विवेचन विधि कब अपनाई जाए। ठीक है। तो इसके बारे में बर्नेट महोदय ने बताया कि प्रदर्शन, संभाषण और प्रयोगशाला विवेचन विधि की सापेक्ष प्रभावकारिता के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ शोध लेखों का संदर्भ दिया गया है, जिसके आधार पर बताया कि जब शिक्षण किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करे या किसी सिद्धांत व शिक्षण बिंदु की व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाए, तो प्रदर्शन व्याख्यान विधि दूसरी विधि से अधिक प्रभावशाली होगी। ठीक है। लेकिन लेकिन इन्होंने क्या कहा? लेकिन कहा कि जब तार्किक चिंतन शक्ति विकसित करनी हो, ठीक है, प्रयोग करने का कौशल पैदा करना हो या समस्या हल करने की योग्यता विकसित करनी हो, तब हम प्रयोगशाला विवेचन विधि का प्रयोग सफलता से करेंगे, तब यह प्रयोग हमारा क्या होगा? सफल होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे कि प्रदर्शन विधि से पढ़ाए जाने वाले छात्रों ने तात्कालिक परीक्षा में अधिक अंक पाए और कुछ समय उपरांत ली गई परीक्षा में प्रयोगशाला विवेचन विधि से पढ़ाए गए छात्रों ने अधिक अंक पाए। यानी प्रयोगशाला विधि बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि से अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के दोष क्या होंगे, गुण क्या होंगे, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।